बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सदीक अमर आपका केमिस्ट्री टीचर। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इनक्लाइंड थिंकर्स। आज हम चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर नंबर 2 इज़ स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक है। इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ द आइसोटोप्स। आइसोटोप्स को हमने लास्ट वीडियो में बड़ा डिटेल के साथ डिस्कस किया था। आज हम इसके यूजेस को देखने जा रहे हैं। अगर हम इसके यूजेस को देखें तो इसको डिफरेंट पोर्शंस में जो है वो मैंने डिवाइड किया है। सबसे पहले जो है वो हम इसकी रेडियोथेरेपी और ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर की बात करेंगे। जब हम इसकी रेडियोथेरेपी या ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर की बात करें तो सबसे पहली बात जो है वो स्किन कैंसर जो है उसकी ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास जो है वो फास्फोरस 32 और स्ट्रोंशियम 90 जो है वो यूज़ होते हैं। अब स्किन कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि हम ऐसे आइसोटोप्स यूज़ करें जो लेस पेनिट्रेटिंग या लो पेनिट्रेटिंग हो। लिहाजा उसके लिए जो सिलेक्शन हुई है वो है फास्फोरस 32 की और उसके साथ जो है वो स्ट्रोंशियम 90 की। यानी स्ट्रोंशियम 90 और फास्फोर 32 चूँकि लेस पेनिट्रेटिंग होते हैं इसलिए स्किन कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद जो बात है कोबाल्ट 60 है। कोबाल्ट 60 जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो कैंसर के लिए यूज़ होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए। उसकी बेसिक रीज़न ये है, ये चूँकि बेसिकली गैमा रेज होती हैं, ठीक है, और इसके लिए जो है वो हाई पेनिट्रेशन पावर की जो है वो ज़रूरत होती है, इसलिए कोबाल्ट 60 जो है वो यूज़ होता है। मैं फिर रिपीट करता चलूँ, स्किन कैंसर के लिए लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेज रिक्वायर होते हैं जो फास्फोरस और स्ट्रोंशियम 90 से जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। और विद इन द बॉडी ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेटिंग गैमा रेज की रिक्वायरमेंट होती है, जब ज़रूरत होती है तो उसके लिए कोबाल्ट 60 जो है वो यूज़ किया जाता है। अगर हम इसके सेकंड पॉइंट पे चलें तो ट्रेसर ऑफ द डायग्नोसिस एंड द मेडिसिन, इसको जो है वो इस आइसोटोप्स को जो है वो एज अ ट्रेसिस जो है वो मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। उससे जो है वो डिटेक्ट जो है वो होता है ट्यूमर जो है, जिसको हम पंजाबी में रसौली भी कहते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ट्यूमर है उसकी डिटेक्शन होती है। ठीक होगी बात। इसके लिए आयोडीन जो है 131 जो है वो यूज़ होता है कि थायराइड ग्लैंड वगैरह की डिटेक्शन के लिए अगर कोई वहाँ पर प्रॉब्लम होती है। इसी तरह जो टेक्टीनियम है, टेक्टीनियम जो है वो भी मोनीटर करता है बोन ग्रोथ को। हमारी बड़ी हड्डियाँ जो होती हैं, हमारी जो हड्डियाँ होती हैं उनकी ग्रोथ प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही, या जो हमारी बोन्स जो हड्डियाँ जो होती हैं उनके कैंसर के लिए जो है वो टेक्टीनियम जो है वो यूज़ होता है। अगर हम इससे अगली बात करें तो उसकी बात है जी आर्कियोलॉजिकल आर द जियोलॉजिकल यूजेस हैं। इसमें सबसे पहली बात है कि जितने भी ओल्ड चीज़ें होती हैं जिसमें प्लांट्स वगैरह होते हैं उनकी एज या फोजल्स के लिए, फोजल्स की एज के लिए जो है वो स्पेशली ये यूज़ होता है, जिसमें हमारे डेड प्लांट्स हैं और डेड प्लांट्स के साथ एनिमल्स हैं या उनके जो है वो स्टोन्स हैं, पत्थर जिनको हम कहते हैं, उनकी एज के लिए जो है वो बेसिकली यूज़ किया जाता है इसको। मैं फिर आपको बताता चलूँ कि आर्कियोलॉजिकल और जियोलॉजिकल यूजेस में क्या होता है कि जो हमारे आइसोटोप्स हैं उसको यूज़ किया जाता है एज की आइडेंटिफिकेशन के लिए। वो किसकी हो सकती हैं, ओल्ड या डेड प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं या फिर स्टोन्स हो सकते हैं। इसके साथ साथ इसको एज की डिटर्मिनेशन के लिए जो है वो भी यूज़ किया जाता है। इसकी अगर हम बात करें तो हम ये देखेंगे द एज डिटर्मिनेशन ऑफ द वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इज कॉल्ड रेडियो आइसोटोप डेटिंग। ठीक होगी बात। ये देखें इसकी ये डेफिनेशन है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको जो है वो हमने देखना है कि रेडियो आइसोटोप डेटिंग क्या होती है। द एज डिटर्मिनेशन ऑफ वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन द half lives of the radioactive isotopes is called रेडियो आइसोटोप डेटिंग। इसके साथ अगर जो है वो हम कार्बन डेटिंग की बात करें तो कार्बन डेटिंग क्या होती है, हम कार्बन डेटिंग को जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं एन इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ द एज डिटर्मिनेशन ऑफ द ओल्ड कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स या फोजल्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसके अंदर जो है वो कार्बन जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है,
तो उसके लिए जो है वो कार्बन 14 आइसोटोप जो है वो यूज़ होता है। ठीक होगी बात। इसके लिए कार्बन 14 जो आइसोटोप वो यूज़ होता है। इसको जो हम रेडियो कार्बन डेटिंग भी कहते हैं और सिंपल हम इसको कार्बन डेटिंग भी कहते हैं। उसके बाद है केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। अगर हम इसकी बात करें तो रेडियो आइसोटोप्स जो हैं वो बेसिकली केमिकल रिएक्शन को, उसका जो फ्लो होता है उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज़ होते हैं। वो उसमें उसके स्ट्रक्चर को डिटरमिन करते हैं, वो रिएक्शन किस तरह हो रहा है, उसके जो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, टर्म एंड कंडीशन क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें डिस्कस की जाती हैं। इसके लिए कार्बन 14 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट को लेबल करने के लिए जो है वो यूज़ होता है। इसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यूज़ होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ होती है जिससे हम ग्लूकोज बनाते हैं। इट्स मूवमेंट इज डिटेक्टेड थ्रू द वेरियस इंटरमीडिएट स्टेप्स यूज टू द अप टू द ग्लूकोज। एंड द लास्ट वन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन द पावर जनरेशन। डियर स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम पावर जनरेशन की बात करें तो जो आइसोटोप्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो है वो यूज़ होते हैं बाई कैरिंग आउट द कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन। पहले भी ये बात एक लेक्चर में हो चुकी है कि न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन जो हैं वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक या आर्टिकल्स हैं। तो जब हम इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन को कंट्रोल करते हैं तो वहाँ पर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है, जिसको जो है वो डिफरेंट यूजेस के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो ये देखें, यूरेनियम 235 जो है हम उसको बम्बार्ड करते हैं किससे, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन के साथ। यानी न्यूट्रॉन जो है वो यूरेनियम के साथ स्ट्राइक करता है और यूरेनियम को बेरियम और क्रिप्टॉन में जो है वो डिवाइड कर देता है और एज अ रिजल्ट एक न्यूट्रॉन पहले होता है, 2 न्यूट्रॉन और प्रोड्यूस हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड के जब भी हम न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस, बेसिकली ये एटॉमिक बॉम्ब के अंदर होता है न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस जो होता है, तो उसमें जब हम इसको कंट्रोल करना हो तो हम इसके बेसिकली न्यूट्रॉन की जो ओरिजिनेशन होती है या न्यूट्रॉन की जो प्रोडक्शन होती है उसको कंट्रोल करते, अदरवाइज ये कंट्रोल नहीं हो सकता। यूरेनियम 235 जो है वो न्यूट्रॉन से जो है उसकी बम्बार्डमेंट होती है तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो प्रोड्यूस होता है। उसकी अगर हम बात करें तो यूरेनियम न्यूक्लियस ब्रेक्स अप इनटू टू प्रोड्यूस बेरियम 139 एंड क्रिप्टॉन 94 एंड 3 न्यूट्रॉन्स। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। ये देखिए यूरेनियम है, यूरेनियम के साथ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जो है वो स्ट्राइक करेगा, एज अ रिजल्ट क्या होगा, बेरियम 139 और क्रिप्टॉन जो है वो 94 ये प्रोड्यूस होंगे और एज अ रिजल्ट जो है वो 3 न्यूट्रॉन्स जो हैं वो भी प्रोड्यूस होंगे और साथ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो यूज़ होगी। यही एनर्जी जो होती है बेसिकली पावर जनरेशन में प्रोड्यूस होती है, जिसको जब हम डिफरेंट यूजेस के लिए देख यूज़ करते हैं बाद में। उसके बाद क्या, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड विच इज़ यूज टू कन्वर्ट द वाटर इनटू स्टीम इन द बॉयलर्स। उसके बाद क्या है, द स्टीम देन ड्राइव्स द टर्बाइंस टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज द पीसफुल यूज ऑफ द एटॉमिक एनर्जी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। डियर स्टूडेंट्स, ये वो डिफरेंट यूजेस थे जो हमने आज डिस्कस किए। कोई बात हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप फ्रीक्वेंटली मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। मैक्सिमम अटेंशन इस बात पे होती है कि स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड होना चाहिए। अगर किसी बात की ना समझ लगे तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।